भाई नमस्कार। रामलालों, श्यामलालों, सुंदर कन्याओं, मौज चल रही है, पढ़ाई चल रही है सर, दोनों चल रही है। अभी तो अपन ने कहानी पढ़ा ली, बहुत डिटेल में पढ़ा ली भाई। किस चीज की कहानी पढ़ा ली अपन ने? पढ़ी अपन ने कहानी पढ़ी एटॉमिक मॉडल्स की। और हाँ, जैसे कि आप जानते हो, मैंने बोला ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक रेडिएशन, प्रेशर, मैटर वेव्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सब छोटे छोटे पार्ट है मॉडर्न से बोल सकते हो। एक और छोटा पार्ट जो मॉडर्न का है वो है अपना क्या है? एक्सरेज। क्या चीज? एक्सरेज। एक्सरे सुना कभी? कराया नहीं कराया कभी? कितने लोग एक्सरे कराया बोलो? कितने लोगों के जीवन में एक्सरे हो चुके हैं? हुए कि नहीं हुए बताओ? उसकी बेसिक फील अपन लेंगे, कोई उसके सेटअप की बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, पर कहानी को अपन समझेंगे। एक्सरे हुए कि नहीं हुए पहले बताओ तुम लोग। एक्सरे हुए कि नहीं हुए? हुआ है सर, हुआ है। मेरा तो हुआ है, मेरा तो बहुत बार हुआ, मेरे साथ 10-15 बार हुआ मेरा तो। तुम्हारा कितनी बार हुआ? ज्यादा ही हो सकता है, 10-20 बार भी हो गया हो। अभी तक कोरोना में होता है, बचपन में कभी हुआ? बचपन में हुआ मेरा तो बहुत बार, 4 हाथ में टूट गए, ये हाँ। इसका एक्सरे नहीं हुआ है अभी तक, मतलब उसने जीवन में कुछ नहीं करा है। यस और नो? हाँ सर, थोड़ा बहुत शराब करनी चाहिए, एक्सरे हो एक आध रीड तो टूटनी चाहिए कि नहीं? हाँ सर, टूटनी चाहिए। मेरा मतलब थोड़े दिन पहले अच्छा नहीं उठा तुम्हारा कभी भी? क्या यार, चलो क्या ठीक है, अपन एक्सरेज की बात करते हैं। एक्सरेज सही बताऊं तो एक्सरेज एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आप जानते हो, आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। ओए हाँ, और हमारे काम की चीज है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कोई हिस्सा है क्या? एक्सरे दिखाई देने वाला हिस्सा है नहीं? याद है? रेडियो वाला में रात लाल हो जाती है, फिर विजिबल हो जाती है, फिर नीली हो जाती है, फिर वैसे एक्सरे आ जाता है, फिर गामा आता है, याद है? ओए हाँ, ये वाली एक्सरेज है। अच्छा, तो जो एक्सरेज हैं, ये एक्सरेज हमारे काम की होती है। क्यों? क्योंकि इतनी ताकतवर होती है कि हमारे फ्लैश में घुसकर, मतलब हमारी स्किन के अंदर घुसकर, हमारी किसी सबसे ज्यादा काम जो हमारे काम की आती है वो ये कि हमारी हड्डियों की फोटो ले आती है। किसकी फोटो ले आती है? हड्डियों की। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त। वही वाली एक्सरेज। अभी प्रोड्यूस कैसे होती है ध्यान समझें। इसका बेसिक फंडा क्या है पहले आप समझो। इसका बेसिक फंडा ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में जो बात पढ़ चुके थे कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है, यानी कि इफ अ चार्ज पार्टिकल हैव सम एक्सेलरेशन, इट रिलीजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यस और नो? हम एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल लीड्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही हिस्सा है एक्सरेज। हाँ सर, जानते हैं हम बिल्कुल जानते हैं। किसका हिस्सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। ध्यान से सुनना, हमने एक्सरेज नहीं देखी हैं, पर नॉर्मल लाइफ में इनके द्वारा लिया गया फोटो हम देखते हैं, जिसे हम एक्सरे कहते हैं। और हाँ सर, ये देख लो, ऐसा समझो जो व्हाइट लाइट है ना, जो बेसिकली आपकी विजिबल रीजन वाली लाइट है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वो जब गिरती है तो अपनी आउटर सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर भाग जाती है, और आपकी आंखों में गिरती है तो आपको अपने ऊपरी शरीर का नजर आता है हिस्सा। ऐसा समझो एक्सरेज है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो हमें दिखाई नहीं देती नॉर्मल लाइट से। और वो क्या करती है? एक्सरेज जाती है, अंदर टकराती है, फ्लैश है तो घुस जाती है, और में इतनी ताकत नहीं होती कि हड्डियों के अंदर घुस पाए, हड्डियों में टकरा के वापस आती है, और उसको स्क्रीन पे लेते हैं, और वो स्क्रीन पर आता है उसे हम एक्सरे कहते हैं। और उसे डॉक्टर दिखाता है, हड्डी टूट गई है, बच गई है, हो रहा है, वो हो रहा है, लिगामेंट टियर है, वो बहुत सारे एक्सरे बहुत टाइप के, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अगर मेडिकल साइंस की बात करें तो। यस और नो? फिर उसके एक्सरे में बचाए हमारा सीटी स्कैन, ये वो बहुत सारी चीजें होती है, अलग लेवल पे होती है, उनका एक अलग एस्पेक्ट है। एक्सरे अपने काम की बात है, आपने देखा भी कराया भी है। अरे यस और नो? तो जब एक्सरे कराने जाते तो कोई नहीं दिखाई देती, क्योंकि वो अदृश्य चीज है, और हम हड्डी का फोटो लेके स्क्रीन पे देती है। ओहो, वो स्क्रीन ऐसी होती है जिसपे एक्सरे गिरेगी तो फोटो खींच लेगी। ओहो, और वो फोटो यहाँ पर दिखाई देता है, जो मैं बोला चमका। अरे सोच लो। हाँ सर, ये अपनी बेसिक एक्सरे है। अच्छा, मैंने आपको बोला कि प्रोड्यूस कैसे होती है। एक्सरे प्रोडक्शन इज बेसिकली बेस्ड ऑन अ कांसेप्ट। एक्सरे प्रोडक्शन इज बेसिकली बेस्ड ऑन अ कांसेप्ट दैट एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एक्सरे प्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस लिखो, एक्सरे प्रोडक्शन एक्सरेज प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन basic funda that accelerated charge particle releases electromagnetic wave। अब कोई ऐसी स्पेशल कंडीशन होगी जिसमें एक्सेलरेट का मतलब अगर चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन है तो भैया वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ता है। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर, क्रिस्टल क्लियर है सर, शानदार क्लियर है सर, जबरदस्त क्लियर है सर। अरे पक्की बात, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार जानदार जबरदस्त। अच्छा, तो हमने बोला एक्चुअली सही बताऊं आपको। अच्छा एक बात बताओ कि जब चार्ज एक्सेलरेट करता है तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छूटती है, या जब डी एक्सेलरेट करता है तब छूटती है? सोच के देखो, तो जब चार्ज पार्टिकल डी एक्सेलरेट करेगा ना तब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ेगा। बोलो क्यों? अरे डी एक्सेलरेट करेगा तो उसकी एनर्जी कम हो रही है चार्ज की, अरे कम हो रही है तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ेगा, एनर्जी छोड़ेगा। अरे हां, तो अगर आप रियलिटी में सोचो तो इलेक्ट्रॉन्स का डी एक्सेलरेशन, दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रॉन्स डी एक्सेलरेशन कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव in special setup where electrons are deaccelerated via a material। मतलब सोचो, इलेक्ट्रॉन लो और उन्हें एक्सेलरेट करो और फिर उनको गिरा दो किसी मटेरियल पे। अच्छा, क्या वो मटेरियल में एक तरीके की रेजिस्टेंस ऑफर होगी इलेक्ट्रॉन के घुसने पर? क्या मटेरियल शोज रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस ऑन एंटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन into the material or leads to deacceleration of electron and leads to production of electromagnetic wave in the category X-rays। ओह, मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ थे ना कि हर चार्ज पार्टिकल जो एक्सेलरेट करेगा, जिसका एक्सेलरेशन होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ेगा। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ेगा तो हमने बोला कि अगर हम एक्सेलरेटेड यानी कि ताकतवर इलेक्ट्रॉन्स को अगर किसी मटेरियल पे गिराएं तो मटेरियल उसको रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो उसका डीएक्सेलरेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का डीएक्सेलरेशन विल लीड टू जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विल लाई इन द रीजन ऑफ एक्स-रेज। ये रियलिटी में होता है, इसका भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखेंगे। पहले तो जो मैं बोला क्या चमका? और हां सर, तुम ध्यान से दो, जनरेशन ऑफ एक्स-रेज और वी कैन से प्रोडक्शन
प्रोडक्शन ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स क्यों है भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो ड्यूअल नेचर है ना, तो ऐसे भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन जब गिरते हैं एक मटेरियल पे और वो डिएक्सलेट करते हैं तो भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है, जिसे एक्स-रे बोलते हैं, एक्स-रे फोटॉन्स निकलते हैं, ये भी बोल सकते हैं। ध्यान से सोचो तो यह प्रोसेस, ध्यान से सोचो तो यह प्रोसेस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का उल्टा है। देखो कैसे, ये मटेरियल, ये फोटॉन्स, बाहर कौन आए? इलेक्ट्रॉन्स। ओहो, ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओहो, और सोचो एक्सरे क्या है? मटेरियल पे क्या गिरे? इलेक्ट्रॉन्स, बाहर क्या आया? फोटॉन्स। अरे हाँ सर, ध्यान से देखो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का उल्टा एस्पेक्ट है। कहानी जैसे मुझे धीरे धीरे बोल रहा हूँ, बड़ी आराम से धीरे धीरे बोल रहा हूँ, ढंग से समझना। एक्सरे का प्रोडक्शन क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सरे प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने एक बात समझी, एक्सपेरिमेंटली जो मैंने बोला, हमने बोला कि भैया जब चार्ज पार्टिकल डिस्ट्रेक्ट करे तो फोटॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेट होती है। हमने देखा क्यों ना इलेक्ट्रॉन, ताकतवर इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम किसी मेटल पे गिराएं तो मेटल रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, तो डिस्ट्रेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल सकती है। और हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकली और वो एक्सरेज थी। और यहां हमारे काम की बात थी। हमने जब और ध्यान से देखा तो हमने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन के गिरने से फोटॉन्स बाहर निकले, और फोटो इलेक्ट्रिक में क्या होता है? फोटॉन्स के गिरने से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। यानी कि कहानी हमें समझ आई है, एक्सरे इज बेसिकली उल्टा ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस सेटअप को कैसे समझाएगा, उसकी बहुत डिटेल में जाएंगे, बात को समझेंगे। उसे कहते हैं रॉन्टन ट्यूब एक्सपेरिमेंटल सेटअप। कैसा है, करते क्या? बोलो क्या प्रिंसिपल समझ आया? प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन ऑफ एक्सरेज क्या समझ आया? ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन ऑफ एक्सरेज वो है ये। अब हम उस एक्सपेरिमेंट की थोड़ी थोड़ी कहानी सुनेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया बाबा। अच्छा लगा सर, जोरदार सर, मजेदार सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, क्लियर? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, गॉट योर। तो हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन ऑफ एक्सरेज, ये था। अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे चलते हैं। उतार लिया क्या सबने? अरे उतार लिया क्या सबने? हाँ सर उतार लिया सर, बढ़िया लगा सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर। अरे उतार लिया क्या? अरे बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, अरे पक्की बात? चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, पक्का पक्का? हाँ सर, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, हो गया, ये उतार लिया तुमने? अब सुनो, कहानी दिखाई मैंने, पूरी गड़बड़ नहीं करनी। मैं कर दूं इसको? हाँ कर दो, ठीक है सबने? हाँ सर, लो भाई। एक्सरेज एक्सपेरिमेंटल सेटअप, कैसा सेटअप है? इसे बोलते हैं रॉन्टन ट्यूब भी बोलते हैं। रॉन्टन रेज भी पहले बोला करते थे, ध्यान समझो। डिस्कवर्ड बाय डब्ल्यूसी रॉन्टन, साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया, इसलिए इनका सम्मान अपने को करना चाहिए। एक्सरेज इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एनर्जेटिक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द टारगेट सच एज मेटल पीस। इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये आप देख चुके हो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, आप जानते हो। रॉन्टन साहब ने कराई थी, उनका नाम आपको याद होना चाहिए, बाकी मैं आपको लिखा दूंगा। ठीक है, अच्छी बात भाई। आप देखो यार, ऐसा समझो ट्यूब होती है, ठीक, गैस चैम्बर। ऐसा समझो गैस चैम्बर, इसलिए ये क्या इंश्योर करता है? नो अदर कोलिजन। ऐसा आप समझो। अब क्या करते हैं, ये फिलामेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? फिलामेंट। अब ध्यान समझना, ऐसा समझो, एक फिलामेंट लेते हैं, इसको समझो आप, बड़ी बैटरी से दूर होते हो, बोलो भैया। और ये जो आपका यहाँ पे ना, यहाँ पे समझो कि यहाँ पे कौन, मैं समझाता हूँ। यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। या तो ये होता है थर्माइनिक एमिशन से, याद है? अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे यहाँ पे हाई बैटरी लगा दी एक और, याद है? वो बहुत बार करते थे। अरे हाँ सर, थर्माइनिक एमिशन से क्या हुआ बताओ? थर्माइनिक एमिशन से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए, जनरेशन इलेक्ट्रॉन थर्माइनिक एमिशन, याद है? भूल गए हो? अरे हाँ, ये क्या करिए, ये बैटरी ने क्या करा? बैटरी कंफ्यूज मत होना, बैटरी फॉर, बैटरी रिस्पांसिबल फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बैटरी रिस्पांसिबल फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, इसने क्या करा? बैटरी रिस्पांसिबल फॉर एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, इसने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दी। अब इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? ध्यान दो, बैटरी के साइड देखो इस वाले में, इसे बोलेंगे कैथोड, बोलते हैं जानते हैं नेगेटिव चार्ज, एनोड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आई। तो देखो इलेक्ट्रॉन फोर्स ऐसे आया, ई, उस फोर्स से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुए। यहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंचा, उसकी एनर्जी क्या है? सोच के देखो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप ध्यान देखो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? वो होगी, ध्यान देखो, ईवी। ये वाला भी, इस वाले मतलब इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया, ईवी। कम से कम एनर्जी होगी ईवी, ताकत के साथ मतलब घुसेगा किसमें? ये है मेटल, ये टारगेट मेटल निकल होता है जनरली। अभी उस पे बात करेंगे, बात छोड़ो। अब ऐसा पता जो एनोड पे होता है, वो इलेक्ट्रॉन बहुत रफ्तार में होता है। ये होने समझाने में कितनी देर लगी, होने का इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है सब। अरे बोलो यस और नो? बात तो आपकी सही है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स है क्या, फुल रफ्तार, फुल थ्रोटल के साथ वैसे घुसते हैं अंदर, किसमें? टारगेट मेटल। जब घुसते हैं तो फील्ड्स डी एक्सेलरेशन ऑन एंटरिंग, ऑन, इसको यहाँ लिखता हूँ, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ईवी ऑन एंटरिंग, जो मैंने बोला था, इनटू मेटल, इलेक्ट्रॉन्स फील्ड्स डी एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस आ गई है, मेटल के अंदर घुस गया, टेंस से दो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला, तो क्या फोर्स आ रहा है? कहां है तुम्हारी दुनिया में? ओहो, अब जब डी एक्सेलरेशन हुआ, एंटरिंग इनटू मेटल, इलेक्ट्रॉन डी एक्सेलरेशन एंड लीड्स टू जनरेशन ऑफ एक्स-रेज। ओहो, जब इलेक्ट्रॉन यहां आए तो इन्होंने अंदर घुसने के बाद यहां से अंदर 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 ऐसे जनरेट हुई क्या? एक्स-रेज। दैट इज हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, दैट इज हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड। पहले सेटअप को समझिए, बेसिक फंडा जो हमने पढ़ा था ना, जो अपना बेसिक प्रिंसिपल था, उसको अभी क्या, उसकी कोई डिटेल कितना बोलना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो बेसिक बेसिक बात आपको बता रहा हूं, ज्यादा परेशान नहीं होना है। जो मैं बोला क्या चमका? अरे सोच लो, अरे पक्की बात। अब टाइम मटेरियल जो रॉन्टन ट्यूब लेता हूं, शायद निकल लिया था, क्या हम उसे चेंज करके अलग अलग ले सकते हो, उनकी प्रॉपर्टीज को हम देख सकते हैं, वो एक अलग एस्पेक्ट है। बताओ जो मैं बोला क्या चमका? ये प्रैक्टिकल सेटअप में है, इस प्रैक्टिकल सेटअप में आप इसको चेंज कर सकते हो, ई को। अरे हां सर, तो अलग टाइप की एक्सरेज निकलेंगी, मेटल को भी चेंज, इसको मेटल निकल ले लो, जो आपको नाम दिया उसमें क्या समस्या वाली बात। तो सब में अलग अलग टाइप की एक्सरेज निकलेंगी, ऑन चेंजिंग वी एंड ऑन चेंजिंग मेटल, यू विल गेट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज रेंज होती है ना 0.1 से 10 इलेक्ट्रॉन के बीच में, थोड़ा सा बात नहीं करते। बताओ जो मैं बोला चमका? अरे सोच लो, सही लगा सर, बढ़िया लगा सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, क्लियर है सर?
सही आ रहे सर आप लोग, एकदम जोरदार, शानदार, जबरदस्त, मजेदार। इसको काट लीजिए, गड़बड़ मत करिए, कहानी इतनी ही है, इस पर थोड़ी और पीएचडी करेंगे अपन धीरे धीरे करके, ताकि आपको फील आ जाए कि एक्सरेज क्या है। बहुत ज्यादा डरने की, घबराने की, शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छी बात, भैया सर, शानदार सर, वाह सर, अब क्या करें सर, आ जाओ आगे चलते हैं, बढ़िया करते हैं, शानदार करते हैं, समझते हैं, देखिए। अच्छा भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक, उतार लो, अरे उतार लो। तो भैया एक्सरे का जन्म हो गया अपनी रॉन्टन ट्यूब में। ओके, रॉन्टन रेज भी पहले बोला करते थे, बाद में तो ये आई अपनी एक्सरे। बोलो ये अब समझो, मैं छोटी छोटी बात करता हूं। ये जो मटेरियल होता है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन घुसते हैं, क्या ये इलेक्ट्रॉन, ऐसा समझो कि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लूज करी 1000 जूल, इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी लूज करी 1000 जूल, ये भी पूरी पूरी मेटल खा गया। अगर हमने प्रैक्टिकली देखा कि जो लॉस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में होता है, वह पूरा का पूरा एक्सरेज में कन्वर्ट नहीं होता है। इनफैक्ट बहुत कम एनर्जी एक्सरेज में बदलती है। अच्छा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स ने 1000 जूल एनर्जी लॉस कर दी मेटल में, तो समझे 1000 जूल में से 2-5 जूल की एक्सरेज बनेंगी, बाकी सब तो लॉस हो गई। अब जो हैवी लॉस है, दिस हैवी लॉस, समझना है, इसके बाद मैं 1 पॉइंट के बाद 2 पॉइंट, दिस हैवी लॉस लीड्स टू इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ मेटल और हीटिंग ऑफ मेटल। बहुत खतरनाक हीटिंग होने लगती है किसी मटेरियल की। अब मेटल हीट होता है तो खतरनाक, अगर मेटल हीट होता है वो खतरनाक है, तो उसको ठंडा रखने के लिए एक चीज अपन कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कूलेंट, या कूलेंट। तो कूलेंट यूज्ड टू लोअर द टेम्परेचर ऑफ मेटल। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी आ रही है वो डिसलेट कर रहे हैं, पर सारी एनर्जी को एक्सरे नहीं बनती, थोड़ी बनती है वो, तो बाकी मैक्स एनर्जी तो जो आपका टारगेट मेटल को हीट करती है। अच्छा, तो आपको अगर कूलेंट यूज करते हैं, ये एनर्जी आती है ना, वो सारी कन्वर्ट नहीं होती, उसमें थोड़ी सी कन्वर्ट होती है, वो जो बाकी बचती है वो मेटल को हीट करती है, तो कूलेंट गाड़ी में इंजन को ठंडा रखता है। अरे हां, उसको पाइप से दूर से घुमाते रहते हैं, वो भैया फटाफट अभी थर्मल कंडक्टिविटी से बेसिकली फटाफट हीट ट्रांसफर कर देता है, हीट खुद ले लेता है और खुद लेकर वापस फिर काम करता रहता है, रिलीज करता रहता है फटाफट, कूलेंट का जॉब है। अब तो कुछ बातें और सोचो कि जो आपका मटेरियल है, मेटल उसकी अच्छी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, समझो मुझे आगे हो जाएगी, समझो व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ टारगेट मटेरियल, ये बताओ, सोच के देखो। क्या टारगेट मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिसपे, क्या टारगेट मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिसपे, ध्यान से देखो, क्या टारगेट मटेरियल ऐसा होना चाहिए, क्या टारगेट मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि, टारगेट मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि भैया उनका जो एनर्जी देने पर टेम्परेचर भाई, जैसे मान लीजिए दो मटेरियल है, एक को 100 जूल दो तो उसका 10 डिग्री बढ़ जाता है, दूसरे को 100 जूल दो तो उसका 2 डिग्री बढ़ता है। कौन सा मटेरियल आपके काम का, बोलो कौन सा आपका मटेरियल काम का जिसमें ज्यादा एनर्जी देने पर कम टेम्परेचर बढ़े? अरे हां, क्योंकि ज्यादा एनर्जी देने पर बढ़ गया तो पहले से एकदम से उसका टेम्परेचर शूट अप हो जाएगा, हो सकता है मेल्ट कर जाए। अरे हां सर, तो सोचो आपका टारगेट मटेरियल की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, टारगेट मटेरियल की क्वालिटी होनी चाहिए कि भैया उसकी ज्यादा एनर्जी देने पे कम टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। याद करो हीट में Q बराबर mH डेल्टा T, तो Q बाई मास तो फिक्स है, मान लीजिए दो मटेरियल अपन ने डेल्टा T, तो जो एसएन स्पेसिफिक हीट ये ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो Q ज्यादा होगा, सेम मास सेम टेम्परेचर चेंज के लिए Q ज्यादा होना चाहिए, यानी कि हमारे टारगेट मटेरियल की, और कि हमारे टारगेट मटेरियल ज्यादा एनर्जी पे कम टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। ऐसे देखो, हमारे टारगेट मटेरियल का ज्यादा एनर्जी देने पर, मिलने पर कम टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, तो हमारे लिए अच्छा होगा। लॉजिकली सोचो ऐसा क्यों? इसका मतलब हमारे टारगेट मटेरियल की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होनी चाहिए। अरे हाँ सर, मतलब हमारे टारगेट मटेरियल की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होनी चाहिए, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अच्छा सोचो, भैया पहली बार निकल गई, अपने शब्दों में लिखो, मैं लाइन लिखवा दूंगा, याद समझो कि हमारे टारगेट मटेरियल की ऐसा होना चाहिए ज्यादा एनर्जी देने पर कम टेम्परेचर बढ़े, मतलब उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होनी चाहिए। अरे हां सर, स्पेसिफिक हीट याद है, हीट वाली। और मान लो कि एक ऐसा मटेरियल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ 50 डिग्री है या 100 डिग्री है, तो जल्दी से टेम्परेचर बढ़ के निकल जाएगा, तो सेटअप पूरा खराब हो जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि ज्यादा टेम्परेचर पर भी अपना मटेरियल बढ़िया सॉलिड रहे, ताकि वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है इलेक्ट्रॉन को, तो हायर टेम्परेचर पर भी हमारा मटेरियल बढ़िया सॉलिड होना चाहिए, यानी कि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। ओके सर, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट। अच्छा, क्या हाई स्पेसिफिक हीट और हाई स्पेसिफिक हीट और हाई मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा सुनो, जो कूलेंट आ रहा है वो एनर्जी लेता है किससे? मटेरियल के अंदर मान लो कूलेंट बह रहा है, ऐसे उसमें पाइप डाल रखा है, तो फिक्स करेगा उसके ऊपर मटेरियल। अब वो कूलेंट जब ही एनर्जी जल्दी ले पाएगा ना, जब ये मटेरियल जल्दी एनर्जी देगा, तो जल्दी एनर्जी कब ट्रांसफर होगी? अब याद करो, हीट कंडक्शन याद करो, जल्दी हीट कब ट्रांसफर होगी, याद करो। अरे हां सर, याद है के डेल्टा टी बाई एल, के इज थर्मल कंडक्टिविटी। ओहो, टू ट्रांसफर हीट इन अ फास्टर वे टू कूलेंट, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द टारगेट मटेरियल शुड बी हाई। अरे हाँ, अगर हम चाहते हैं कि कूलेंट मटेरियल से जल्दी जल्दी एनर्जी ड्रैग कर ले, तो इसके लिए टारगेट मटेरियल में क्षमता होनी चाहिए कि वो जल्दी जल्दी एनर्जी दे दे। जल्दी जल्दी एनर्जी देने का, ट्रांसफर करने की प्रॉपर्टी का नाम है थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी भी ज्यादा होनी चाहिए टारगेट मटेरियल की, प्रॉपर्टी है टारगेट मटेरियल। अरे हाँ सर, टारगेट मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी भी ज्यादा होनी चाहिए, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, जबरदस्त है सर, बोलो क्लियर? अरे पक्की बात? हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजेदार सर, वाह सर, ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, तो ध्यान से देखो, तो क्या तीन प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट अपने पढ़ी किसकी? टारगेट मटेरियल हाई स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए, तभी तो ज्यादा एनर्जी लेके कम टेम्परेचर बढ़ाएगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, अगर जल्दी से मेल्ट कर जाएगा तो सॉलिड रहेगा नहीं, तो क्या एक्सचेंज शो करेगा? अरे हां सर, थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो जल्दी कूलेंट एनर्जी देगा और ठंडा रह पाएगा। जनरली ये तीनों प्रॉपर्टीज हाई एटॉमिक नंबर में देखी जाती है, इसलिए आपको कई किताबों में चौथी प्रॉपर्टी दिखेगी कि इट शुड हैव हाई एटॉमिक नंबर। तीनों प्रॉपर्टी जनरली ऐसा देखा जाता है कि हाई एटॉमिक नंबर में देखते हैं, इसलिए कभी ऐसा लिख देते हैं। तो चार प्रॉपर्टीज आपको बोली जाती हैं कि आपके टारगेट मटेरियल में होनी चाहिए। पहले बताओ समस्या और समाधान
समाधान के दोनों समझ में आए। लो भाई, तो अपने को लिखा देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामीटर हाई का रीजन है हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई स्पेसिफिक कैपेसिटी, हाई टर्मिनेटिविटी, हाई एटॉमिक नंबर। हाई एटॉमिक नंबर आप समझ सकते हो कि जनरली ऐसा अबाउट 3 प्रॉपर्टीज वी फाइंड, जनरली वी फाउंड अबाउट 3 प्रॉपर्टीज इन हाई एटॉमिक नंबर, इसलिए ऐसा लिख सकते हो कि वो रीजन लिखा चुका हूं। जनरली वी फाउंड अबाउट 3 प्रॉपर्टीज, एक और रीजन मतलब मैं दोस्तों, इन हाई एटॉमिक नंबर। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, बिल्कुल क्लियर है सर, जोरदार क्लियर है सर, शानदार क्लियर है सर, जबरदस्त क्लियर है। अरे पक्का, अरे गारंटीड। तो भैया ये सेटअप है आपका अच्छे से, अब ध्यान से सर को फिर से पीछे देखो, फिर मैं कहानी को आगे ले जाऊं। देखो पहले सेटअप करा क्या था, अपन ने इलेक्ट्रॉन जनरेट करे फिलामेंट से, थर्मल इमिशन, एक्सेसिव हीट करके इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं मेटल से, उन इलेक्ट्रॉन को अपने v वोल्ट की बैटरी से एक्सेलरेट करा, उन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स को अपने पार्टिकल मेटल पे गिराया, उस मेटल प्रॉपर्टी को छोड़ो, उसकी वजह से एक्स रे जनरेट हुई, जितनी एनर्जी लूज हुई थी सब बहुत कम एक्स रे में कन्वर्ट होता है, बाकी सब हीट में जाता है, इसलिए सारी कहानी अपने को सुननी पड़ती है और समझनी पड़ती है। अब अपन इस v पे और इस पे और चर्चा करेंगे। हमने क्या करा कि हमने इस v को वेरी कराया, हमने इस v को वेरी कराया। अगर तुम बहुत ध्यान से समझो तो क्या मैक्सिमम पॉसिबल है, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने 1000 वोल्ट से एक्सेलरेट करा, तो उसकी एनर्जी कितनी हुई? 1000। जब वो अंदर रेजिस्टेंस गई, जब अंदर रेजिस्टेंस मतलब जब वो इलेक्ट्रॉन अंदर गया तो उसकी एनर्जी थी 1000 ई या 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लीजिए मैं उसको 1000 वोल्ट से ऐसे बता रहा हूं, तो जब इलेक्ट्रॉन अंदर गया तो उसकी एनर्जी कितनी थी? 1000 वोल्ट। अब मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या पॉसिबल है, सोच के देखो कि 1000 वोल्ट पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाए एक्स रे में, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। अरे हां, यानी कि किसी कोई वाली कहानी है, एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटॉन का जन्म करेगा, जैसे एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता। अरे हां सर, ऐसा मानते हैं। तो आप समझो ये जो एक इलेक्ट्रॉन आया जिसने 1000 इलेक्ट्रॉन को की एनर्जी थी, 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी थी, वो इलेक्ट्रॉन जब उसके अंदर घुसा तो घुसा अच्छा भी लगा, तो जब घुसा तो क्या हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल क्या है? मैक्सिमम पॉसिबल ये है कि वी विल गेट एक्स-रे ऑफ फोटॉन एनर्जी ई। अरे हां, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकती एनर्जी। प्रैक्टिकली सोचो तो जो फोटॉन निकलेगा उसकी एनर्जी ईवी से कम ही होगी। हां, तो ऐसा अब सोचो जैसे लाखों करोड़ों अरबों फोटॉन गिरे, इलेक्ट्रॉन गिरे, क्या 1000 इलेक्ट्रॉन गिरे, आप समझो तो 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो जो मैक्सिमम एक्स-रे के फोटॉन की एनर्जी मिल सकती है ना वो ईवी। अब सोचो 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का शायद एक कोई एक्स-रे मिला, जैसे प्रैक्टिकली नहीं मिलता बट मान लो मिला, बाकी जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे उन्हें किसी ने 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का फोटॉन छोड़ दिया, किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 499, किसी ने क्या, किसी ने क्या। सोच के देखो जो भी आपको एक्स-रेज में फोटॉन मिलेंगे, जो भी आपको एक्स-रेज में फोटॉन्स मिलेंगे उनकी एनर्जी 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी, और कम में कौन-कौन मिलेंगे? कोई भी मिल सकता है 1000 से कम में। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 600 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 800 इलेक्ट्रॉन, कोई भी मिल सकता है। यस और नो? बात तो आपकी बिल्कुल सही है, सुनो ध्यान से अच्छे से देखो। क्या समझे? ओहो हो, देखो ये अपने कहानी सुनी, ये अपन को पूरी क्लास में जैसे मैं वापस समझना था कि कोई समझ जाए। अब ये समझने क्या है, ध्यान से कहानी को समझो पहले। जब हम लिख रहा हूं पूरा जो मैंने बोला, जब हम इलेक्ट्रॉन को ईवी एनर्जी से मटेरियल पे गिराते हैं तो जो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी हो सकती है फोटॉन की, वह हो सकती है फोटॉन की वह ईवी एनर्जी है। और हाँ, पर प्रैक्टिकली लॉसेस होते हैं, मतलब प्रैक्टिकली लॉसेस होते हैं, मतलब जो फोटॉन्स निकलते हैं उनकी एनर्जी ईवी से कम होती है। अब समझो ई मैक्स ऑफ फोटॉन क्या है, पहले बताओ। ईवी, इस फोटॉन का फॉर्मूला क्या है? h/λ लिख सकते हैं। अरे हां, सोचो लैम्डा मैक्सिमम होगी कि मिनिमम होगी? जो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स होगी, ध्यान से देखो, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स जो होगी, ध्यान से सुनना, वो 0 से लेकर ई मैक्स के बीच होगी, और ई मैक्स के लिए h/λ है। अरे हां सर, तो सोचो लैम्डा ऑफ फोटॉन्स जो निकलेंगे, जो फोटॉन्स निकलेंगे उनकी जो लैम्डा होगी वो सोच के देखो कहां से अलाइ करेगी। इसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा आएगी, वो लैम्डा मिनिमम होगी, बाकी सब फोटॉन्स के लैम्डा से बड़ी होगी, तो ये होगी लैम्डा मिनिमम से लेकर लैम्डा इनफाइनाइट तक के फोटॉन्स आपको मिलेंगे। तो लैम्डा मिनिमम बहुत बार पूछा जाता है, लैम्डा मिनिमम आपको कई बार पूछा जाता है, क्योंकि लैम्डा मिनिमम वाली कहानी पहले कर चुके हो, याद है? अरे हां सर, याद है कि भूल गए हो? हां याद आ रहा है। ईवी एनर्जी ऑफ फोटॉन, कितनी एनर्जी? h/λ के बराबर। अरे हां, तो ये मिनिमम वेवलेंथ का फोटॉन है, इससे कम वेवलेंथ का फोटॉन आपको मिलना संभव नहीं है। लैम्डा मिनिमम की वैल्यू क्या आई देखिए, लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आई 6.623 into 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8 upon 1.6 into 10 to the power minus 19। अरे हाँ सर, कुछ याद आ रही बोले हो? अरे हाँ सर, बात तो सर आपकी सही लग रही है, याद है? डी ब्रोगली वेवलेंथ की एक टाइप की चीज पढ़ी थी अपन ने, कुछ वैसा आएगा, देखो 6.62 है ना? अरे ये जो आंसर आएगा मीटर में आ रहा है, 6.62 ये वैसे काट लेते हैं एक बार, ये 10 to the power -8 10 to the power -34, तो बेसिकली अगर हम यहाँ से देखें 34 - 8 - 19 तो बचा -7। अरे हाँ, और 6.62 into 3 डिवाइड बाई 1.6, तो देखो 124। अरे हाँ देखो देखो लग रहा है, तो 124, ध्यान सुनना, 124 12.41 into 10 to the power -7 मीटर में आता है, याद है? भूल गए हो? भाई हाँ, देखो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आई बाई वी, पोटेंशियल लगाया है ना, 12400 बाई वी एंगस्ट्रॉम। ओहो, ऐसा पैरामीटर पहले भी आया था, याद है? और यहाँ पे भी आ गया। अरे हाँ सर, ईवी एनर्जी h बाई लैम्डा। ये लैम्डा मिनिमम नहीं हो सकता भाई साहब। अरे देखो लैम्डा मिनिमम डिपेंड्स ऑन, ध्यान दो, लैम्डा मिनिमम डिपेंड्स ऑन अप्लाइड वोल्टेज। अरे हाँ सर, डिपेंड्स ऑन अप्लाइड वोल्टेज। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, बोला क्या?
अब मैं आपको सही बताऊं ना, तो हमने क्या करा कि हमने, ध्यान समझना, हमने लेमडा और मैं खुद ही बना आई का ग्राफ बनाया, मैं कंफ्यूज हो रहा, ध्यान समझना, हमने ये जो एक्सरेज आई ना, समझो, वी हैव आल्सो एनालाइज्ड आई इंटेंसिटी फॉर डिफरेंट वेवलेंथ्स। जो वेवलेंथ है ना किसकी, जैसे मान लीजिए लेमडा मिनिमम की वैल्यू मान लीजिए कि आपने 100 वोल्ट लगाया, 124 लेमडा मिनिमम आया एंगस्ट्रॉम। अरे हाँ, अब आप समझो 124 वोल्ट 124 लेमडा से लेकर अनंत तक किसी वेवलेंथ मिली हो, पर किसी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग ज्यादा इंटेंसिटी होगी, कितनी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग कम इंटेंसिटी होगी। तो हमने उसका ग्राफ बनाया, प्रैक्टिकल ग्राफ है, इंटेंसिटी वर्सेस लेमडा। और ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ क्या बताता है, ध्यान से देखना, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ आया ऐसे ऐसे, ये ओ लेमडा मिनिमम के करस्पॉन्डिंग प्रैक्टिकली सोचो तो कोई इंटेंसिटी नहीं होगी, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन बन जाना जो पूरी एनर्जी से बना, ऐसा नहीं है, समझो ऐसे ओ इसका मतलब क्या है, समझो कि इस लेमडा के करस्पॉन्डिंग इतनी इंटेंसिटी आ रही है। प्रैक्टिकली देखो तो इनफाइनाइट वेवलेंथ का भी कोई इलेक्ट्रॉन आना, कोई फोटोन आना पॉसिबल नहीं है। इस ग्राफ को समझिए, दिस एक्सपेरिमेंटल ग्राफ, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ मैं खुद ही दिखा रहा हूं ताकि आपको फील आए। इस ग्राफ को समझिए, किसकी इंटेंसिटी, जो फोटॉन्स आ रहे हैं किसके करस्पॉन्डिंग कितनी वेवलेंथ आ रही है, उसके करस्पॉन्डिंग कौन सी वेवलेंथ की कितनी इंटेंसिटी आपको समझ में आना चाहिए। ओह तुमने मार्क करके देखा, ओह जब मार्क करके देखा तो भैया ये ग्राफ ऐसा है, इसे बोलते हैं कंटीन्यूअस एक्स-रेज, कॉमनली नोन एज कंटीन्यूअस, ऐसे बोलते हैं कंटीन्यूअस एक्स-रे स्पेक्ट्रम। क्या ठीक है, छोड़ो, क्या ये कहानी समझ आ रही है, क्या ये ग्राफ समझ आ रहा है। इस ग्राफ पे कई बार बहुत सवाल पूछे जाते हैं, मेरा जो बोला चमका बिल्कुल चमका सर, सही लग रहा है सर, बढ़िया उतार लो इसको, किस इसके बीच में क्या बनाए, फॉर्मूला कहां से आया है, क्या हो रहा है, कहानी अपने को समझ में आनी चाहिए, गड़बड़ मत करना। मैंने आपको फॉर्मूला लिखा दिया, लेमडा मिनिमम का 1.400 एंगस्ट्रॉम, ये पूरा भी करा दिया, लेमडा मिनिमम क्या चीज है वो भी आपको समझाया, वो कहां से आया है, क्यों आया है, वो पूरी कहानी आपको समझाई है मैंने, और लिखाई भी है, धीरे धीरे गड़बड़ नहीं करनी है, ध्यान से पढ़ो, कोई सवाल गलत नहीं होगा। हालांकि मेरा सवाल क्या होगा, फिर भी सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि क्लैरिटी ला दूंगा आपको। अच्छा एक्स-रेज ये वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, मटेरियल साइंस पढ़ोगे अगर कभी तो इतना ये सब चीजें करनी पड़ेगी तो परेशान हो जाओगे, पर फिर भी ठीक है, ये तो नॉर्मल बात है। कंटीन्यूअस क्यों बोला एक्स-रेज को, कि ये बोला कि आपको लेमडा मिनिमम से लेकर ऐसा मान लो आप इनफाइनाइट तक का लगभग सब फोटोन मिल गया, इसलिए कंटीन्यूअस बोला गया। एक्सपेरिमेंट में हमने देखा, क्यों कंटीन्यूअस बोला समझो उसको, एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि लेमडा मिनिमम से लेकर इनफिनिटी तक का सभी वेवलेंथ का फोटोन आपको ऑलमोस्ट मिल गए, सभी वेवलेंथ के फोटोन्स आपको ऑलमोस्ट मिल गए, इसलिए उसे कंटीन्यूअस बोला गया। बोलो समझा कंटीन्यूअस क्यों बोला, व्हाई कंटीन्यूअस, बिकॉज़ वी गॉट ऑलमोस्ट ऑल द फोटोन्स लेमडा 0 से इनफिनिटी, सॉरी लेमडा मिनिमम से इनफिनिटी, इसलिए कंटीन्यूअस बोला गया उसको। बात समझे क्यों कंटीन्यूअस बोला, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कि कुछ ही वेवलेंथ के फोटोन मिले, लेमडा मिनिमम से इनफिनिटी तक, हां किसी की इंटेंसिटी ज्यादा थी किसी की कम थी, वो एक अलग बात। इंटेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है, कि ऐसा समझो आप कि मान लो 2000 एंगस्ट्रॉम के फोटोन ज्यादा निकले, 5000 के भी निकले पर उतने नहीं निकले, तो 5000 की इंटेंसिटी कम हो गई, पर निकले तो सही, मिले तो सही, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, वाह वाह सर, अरे बोलो भाई, अरे पक्का, हाँ सर बहुत बढ़िया सर, शानदार जानदार जबरदस्त, हम सफर बहुत बढ़िया, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, अरे बोलो यस सही लगा, उतारिए सब, उतारिए सब कहानी जैसे मुझे याद है, आपको याद होनी चाहिए, 2-3 सवाल मेरा थोड़ी थोड़ी जैसे कि इसमें थोड़ी का सवाल। अच्छा इसलिए कंटीन्यूअस बोलते हैं, हमें समझ आ गया, ये देखो लेमडा मिनिमम, ओ इससे कम ये देखो ग्राफ आया लेमडा मिनिमम टाइप, कट ऑफ वेवलेंथ बोलते हो, जिसे लेमडा मिनिमम बोला ना, तो हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ वेवलेंथ, लेमडा मिनिमम बोल सकते हैं, ऐसी कौन सी खास बात है। 12400/d वोल्ट, हमें समझ आ गया, फॉर्मूला याद होना, याद करो, इस तरीके का डेटा आपने पहले भी देखा था, फॉर्मूला याद होना चाहिए, याद कर लो, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, हाँ सर भैया ये कहानी है। अब देखो अगर मैं आपसे बोलूं एक बात ध्यान से, सवाल आपके सामने ध्यान से, इंटेंसिटी वेवलेंथ प्लॉट फॉर टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स वोल्टेज, हमने क्या करा, V1 V2 अलग अलग लिखा, बोलो क्लियर, अच्छा ठीक है भाई। अगर हमने ध्यान से समझो, जो लेमडा मिनिमम है ना, ये मेटेरियल डिपेंडेंट है, ध्यान से देखो अच्छे से, ध्यान दो, क्या ध्यान दो, ध्यान से देखो, ध्यान दो, लेमडा मिनिमम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल, ध्यान दीजिए इस बात को, डिपेंड्स ऑन वोल्टेज अप्लाइड ओनली, वोल्टेज अप्लाइड ओनली, इस बात को ध्यान दो। अरे हाँ सर, अगर ये बात तुम्हें समझ आई तो बताओ इसमें क्या आंसर होगा, बोलो बोलो, अरे बोलो, ये ग्राफ देखिए दो, हमने एक ही जगह समझो, V1 V2 अलग लगाए और उनके प्रैक्टिकल ग्राफ है, प्रैक्टिकल ग्राफ को प्लॉट कर लिया, अब प्लॉट कर लिया तो बताओ इन ग्राफ से क्या बता सकते हो, कौन ज्यादा V1 की V2 बता सकते हो, भाई शर्मा आ गई मुझे, अरे बता दीजिए इन दोनों में से कौन सा ग्राफ V1 मतलब V1 V2 में क्या रिलेशन आप बोल सकते हो, चार ऑप्शन बोलो। ओहो ये लेमडा मिनिमम 1, ये लेमडा मिनिमम 2, लेमडा मिनिमम 1 ग्रेटर देन लेमडा मिनिमम 2, मतलब 12400/V1 ग्रेटर देन 12400/V2, मतलब V2 ग्रेटर देन V1, सिंपल। अरे हाँ सर लॉजिकल है बिल्कुल, क्या बता रहा है, तो ये लेमडा मिनिमम किसका ज्यादा है, V1 का, किसका कम है, V2 का, तो जिसकी लेमडा होगी मिनिमम कम उसका वोल्टेज होगा ज्यादा, यानी कि V2 ग्रेटर देन V1। अरे हाँ सर, और ये मटेरियल पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, ये मटेरियल पे डिपेंड करता ही नहीं है, बोलो क्या, अरे सोच लो सर, बिल्कुल बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, खिलाइए सर, अच्छा लगा सर, बढ़िया, धीरे धीरे बोलो, गड़बड़ नहीं करनी, बोलो क्लियर, अरे पक्का सही लगा, शानदार जानदार जबरदस्त मजेदार, उतारिए उतारिए, अंदर आइए देखा तो, अरे वाह जो बनने पड़ा, जो समझा बिल्कुल सही है। ओहो अब देखो एक्चुअली क्या है ना, अब हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्स-रेज, ये क्या बात है, थोड़ा फील करनी पड़ेगी आपको, समझना एक्चुअली क्या हुआ, ध्यान समझो, क्या बताता हूँ हुआ क्या, वही गायब हो रहा है, चलो पूरा दिखा समझो, ऐसा कब हुआ, जब हमने ग्राफ को पहले समझोगे, जब हमने, मैं लिख देता हूं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ध्यान सुनो, हम एक चीज पढ़ रहे हैं जिसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रेज, ध्यान से, जब हमने I वर्सेस लेमडा के ग्राफ को
और माइन्यूटली स्टडी करा तो वह कुछ ऐसा दिखा। कैसा सुने? अभी तुमने क्या करा? समझो कि हमने देखिए अच्छा भाई 2000 5000 4000 समझो कि मान लीजिए लैम्डा म्यू की 2000 एंगस्ट्रॉम, तो हमने ऐसे 200 एंगस्ट्रॉम, तुमने क्या करा 200 एंगस्ट्रॉम के बीच में 5 10 15 20 पॉइंट देखिए कि अच्छा भाई इसकी इंटेंसिटी आ रही है, इसमें क्या करस्पॉन्डिंग आ रही है, क्या बना ली हमने और माइन्यूटली देखो हर एक एंगस्ट्रॉम पे देखा ऐसा समझो, तो हमें कहानी चलने लगा। तो हमें जो ग्राफ था आई और वी का, इसका आई और लैम्डा का, आई क्या आप समझते हो? इंटेंसिटी ऑफ उन फोटॉन्स जो उस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग है। अच्छा इसका ग्राफ जब हमने देखा तो ग्राफ हमने और माइन्यूटली देखा तो हमें ऐसा दिखाई दिया, ये तो था लैम्डा मिनिमम, ये ग्राफ हमें थोड़ा ऐसे शेप्स में दिखाई दिया इस तरीके से, ये लैम्डा मिनिमम था, इसमें कोई बुराई नहीं। वी हैव सीन सम शार्प पीक्स इस तरीके की। ओ ऐसा हमें ये सीन टाइप सीन वैसी चीज दिखाई दी ऑन टाइप्स। अच्छा जब हमने और डिटेल में स्टडी करी अब हमें दिमाग ठंडा। अच्छा हमने एक और बात देखी, वी ऑब्जर्व, जैसे मान लीजिए कि ये करस्पॉन्डिंग है, ये ऐसे करस्पॉन्डिंग है, ये मान लो लैम्डा 1 लैम्डा 2 है। वी ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली दैट these peaks shifts on changing target material। समझो हमने इससे पहले क्या बोला कि आपने v फिक्स कर दिया, लैम्डा म्यू फिक्स हो गया, अब मेरे आपको लैम्डा म्यू हो जाएगा। जब हमने v तो फिक्स करा पर मटेरियल चेंज करा तो लैम्डा म्यू तो चेंज नहीं हुआ, कोई पीक शिफ्ट हो गई, कभी आगे कभी पीछे। ओ हो अब नाम सुनते हो कैरेक्टरिस्टिक क्यों बोला गया? ऐसा समझो कि अगर मान लीजिए मैं निकल लेता हूं तो निकल के केस में जो पीक्स आएंगे ना फिक्स लैम्डा 1 लैम्डा 2 आएंगे। ओ मींस ऑन फिक्सिंग मटेरियल लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर यूनिक एंड फिक्स्ड। मतलब पापा के करस्पॉन्डिंग मान लो लैम्डा 1 लैम्डा 2 ऐसे बताऊंगा आपको, मान लो निकल के करस्पॉन्डिंग लैम्डा 1 लैम्डा 2 400 नैनोमीटर आती है और 300 नैनोमीटर आती है, तो भैया और किसी मटेरियल के लिए 400 300 नैनोमीटर की पीक नहीं आएंगी। अच्छा इसीलिए इनको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मतलब ऐसा अगर पीक मिले मतलब ये वाला मटेरियल, ऐसा पीक मिले मतलब ये वाला मटेरियल। अच्छा दैट इज व्हाई दीस ग्राफ्स आर कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रेज। तो ऐसा क्यों हुआ? बात सुनिए, पर ऐसा हुआ ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपको बोली कि जब हमने इस ग्राफ और माइन्यूटली जज करा तो हमने देखा हमें पीक्स मिली और ये पीक्स शिफ्ट होती हैं अगर मटेरियल चेंज करो, और एक मटेरियल के लिए जिस लैम्डा 1 लैम्डा 2 की करस्पॉन्डिंग पीक आती है वैसा कोई और मटेरियल नहीं होता जिसके करस्पॉन्डिंग ऐसी पीक्स आए। मतलब क्या ये एक कैरेक्टरिस्टिक है उस मटेरियल की, ऐसा एक्स-रे तो ये रामलाल, ऐसा एक्स-रे तो ये श्यामलाल। ओ बात तो सर आपकी सही है, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो मैं आपको बोला। अब बात आता है ये तो समझ में आ गया ऐसा होता है क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, ये समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं रीजन ऑफ पीक्स। क्या पढ़ते हैं? रीजन ऑफ पीक्स। अच्छा भैया पीक आई क्यों? अब कैरेक्टरिस्टिक समझ आ गया, पीक का लॉजिक तो ढूंढना ऐसा हुआ क्यों, उसको लॉजिक को कैसे एक्सप्लेन करा के समझे, उसको मैथ कराया गया जो अपने थ्योरेटिकली सोचा और जो एक्सपेरिमेंट निकला वो मैथ करा, इसलिए अपन ने इसको बात को कह दिया। अपन कैसे ध्यान से समझ। अच्छा तो अभी मान लो रीजन ऑफ पीक्स, पीक इज डिफरेंट फॉर एवरी मटेरियल, दैट इज व्हाट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज सॉर्टेड, दैट इज व्हाट we have observed experimentally, we cannot change it, so every diagram is unique for every material and that is what is known as characteristics. Now we are trying to identify the reason why these peak came। आ जाइए तो मैं समझ में आ गया। तो शार्प पीक ग्राफ नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स बिकॉज़ दे आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टारगेट मटेरियल। हां सर ये हमें बात समझ में आ गई। अब समझो ऐसा हुआ क्या हुआ, तो देखो रीजन ऑफ पीक्स ऐसा समझो। आप मैं आपको बताता हूं हुआ क्या, समझो ये कहां से रिलेटेड है। ये जो अपने एटॉमिक मॉडल पढ़ा ना, बोर मॉडल, वहां से आएगा ट्रांजिशन की हिस्ट्री से। समझे कैसे? ऐसा समझो कि ऐसा आपका ना एक अपना जेडी न्यूक्लियस था, इसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन था। ठीक सर, ये घूम रहा था भैया, जीवन इसका अच्छा चल रहा था है ना, घूम रहा था ऐसे ही बाहर इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है उससे क्या लेना है, ठीक है ऐसे बोल टू एटेड वाली कंडीशन। अब क्या हुआ, ये तो ये टारगेट मटेरियल एटम है, टारगेट मटेरियल एटम। अब आप समझे अच्छे से, ये तो टारगेट मटेरियल एटम है जिसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहे भैया। चल एक इलेक्ट्रॉन है एक्सटर्नल एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन जो वहां से अपन एक्सेलरेट करके लाए थे बैटरी से, वो आया। अच्छा वो डिसलेट हो रहा था, कभी से रखी हुई वजह कभी ऐसा ही तो हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन को उड़ा कर ले गया। और आप ऐसा समझें इलेक्ट्रॉन को उड़ाकर बाहरी इलेक्ट्रॉन अंदर के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट इतनी एनर्जी देता है कि टकराकर ये दोनों इलेक्ट्रॉन एटम की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही ये होता है वैसे ही ये होता है वैसे ही क्या इस न्यूक्लियस में एक स्पेस क्रिएट हो जाती है, स्पेस क्रिएटेड। अब जो बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना उनको मजा आ जाता है। ऐसे बाहर इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जैसे वो आउटर वाले इलेक्ट्रॉन जगह खाली हो गई, क्या टू वाला सोचेगा वन वाले में तो स्टेबिलिटी जाती है, ये कूद गया भाई। और जब ये कूदे ऐसे कूदे तो सोचो ये शेल कहलाता है के, ये कहलाता है एल, ये कहलाता है एम। अब याद करो अगर तुम्हें नहीं आ रही तो मैं बता रहा हूँ ऐसे ट्रांजिशंस के नाम समझे। ये अगर के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है, तो जब के में अपन कूदते हैं जिसे लाइमन सीरीज भी बोला करते थे, इसे बोलते हैं के अल्फा ट्रांजिशन। आप एम से के कूदो तो कहलाएगा के बीटा, अगर आप ऊपर वाले से कूदो तो ये कहलाएगा के गामा। ऐसे ही अगर आप एल में कूद रहे हो, किसमें? एल में ऊपर से, तो ये कहलाएगा एल अल्फा, ये कहलाएगा एल बीटा। तो ये ऐसे नामकरण कहे जाते हैं। के अल्फा ट्रांजिशन शो होंगे, अरे हाँ सर के अल्फा ट्रांजिशन शो होंगे, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है।
अच्छा, अब देख तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आप दो तो ये के अल्फा निकला और ये के बीटा, तुम देखो के अल्फा एनर्जी ऑफ के बीटा इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ के अल्फा। ये अपने को समझ में आया। अच्छा के गामा भी हो सकता है पर डोमिनेट यही दोनों करते हैं बस। अच्छा इलेक्ट्रॉन सिर्फ n बराबर 1 से निकले ऐसा तो जरूरी नहीं है, क्या n बराबर 2 से भी इलेक्ट्रॉन बाहर इलेक्ट्रॉन अंदर इलेक्ट्रॉन निकाल के ले गया, मान लो ग्राउंड स्टेट वाला इलेक्ट्रॉन निकाल के ले गया तो वैसे ट्रांजिशन आपको दिखाई देंगे। अच्छा ओ अब इससे हुआ क्या, उसे पीक का लेना सुने, उसे पीक का लेना है व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड। अच्छा समझो लैम्डा कॉरस्पॉन्ड्स टू के अल्फा ट्रांजिशन इज लैम्डा के अल्फा। अच्छा अब मान लो कि किसी मटेरियल के, अच्छा सोचो क्या लैम्डा के अल्फा इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, बिल्कुल सही बात है। 2 से 1 में कूदने की एनर्जी तो सब मेटल की अलग अलग, ये हम पढ़ चुके हैं। 2 से 1 में कूदने की एनर्जी हर मेटल की अलग अलग है, सॉरी हर मटेरियल की अलग अलग, बिल्कुल सही, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। अच्छा हमने देखा, ध्यान से सुनना, ऐसे ही अपन ने बोला कि एनर्जी ऑफ के बीटा इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ के अल्फा, तो मुझे बताइए कि लैम्डा किसका ज्यादा होगा, क्या लैम्डा ऑफ के अल्फा इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ के बीटा। अरे हाँ अब मुझे मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर इन दोनों में से जो दोनों पीक आपको नजर आ रही है इनमें से अगर एक लैम्डा के अल्फा है और एक लैम्डा के बीटा है तो कौन सी किसके करस्पॉन्डिंग है, ये है लैम्डा के अल्फा और ये है लैम्डा के बीटा, ऐसा देखा गया। हम लैम्डा एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन ऑफ इन मटेरियल फ्रॉम 2 to 1 हम जानते हैं, तो लैम्डा के अल्फा भी जानते हैं, लैम्डा के बीटा भी जानते हैं कैलकुलेशन से, अगर बोर्ड को भी मान ले तो भी हमने देखा पीक से ना उनके करस्पॉन्डिंग आती है। अच्छा और चूंकि ये सब मटेरियल अलग होती है इसलिए सबके लिए अलग अलग आती है, इसलिए वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। अब सोचो ऐसा होता क्यों, मान लो किसी मटेरियल का लैम्डा के अल्फा अच्छा 2000 एंगस्ट्रॉम है, तो 2000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ मिलने का एक नॉर्मल प्रोसीजर, तो वो जो बाहर इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो जब अंदर रेजिस्टेंस फील करता है तो जो निकलने की प्रक्रिया उससे तो निकलते ही निकलते हैं, पर ये 2000 निकलने की का एक एक्स्ट्रा कारण भी हो जाता है। क्यों, क्योंकि काफी सारे इलेक्ट्रॉन इनर शेल इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चले जाते हैं, तो जैसे वो बाहर जाते हैं ये 2000 वाले के अल्फा के निकलने की पॉसिबिलिटी और बढ़ जाती है, क्योंकि हमेशा निकलेगा जब भी ट्रांजिशन होगा। सो 2000 एंगस्ट्रॉम के फोटॉन निकलने के कारण दो हो गए, वन इज ड्यू टू द ट्रांजिशन फ्रॉम 2 to 1 एंड वन इज द नॉर्मल प्रोसीजर। अरे हां ओ हो क्या समझो, तो हम क्या समझेंगे पॉसिबिलिटी ऑफ, फिर समझना मैंने क्या बोला, ये जो लैम्डा के अल्फा है क्या है, लैम्डा के अल्फा इसकी ज्यादा निकलने की इसके करस्पॉन्डिंग पीक क्यों आई एकदम, इसका मतलब इसके फोटॉन ज्यादा निकल रहे थे, क्यों, क्योंकि एक तो नॉर्मल प्रोसीजर से आते, इट मींस ट्रांजिशन वेवलेंथ्स के फोटॉन्स ज्यादा निकलेंगे। अरे हाँ सर, अब एक मन में कंफ्यूजन आया कि सर के बीटा के फोटॉन की एनर्जी तो ज्यादा है और उसकी इंटेंसिटी कम है, मन में सवाल आया, पहले बताओ पीक क्यों आई, ये समझ में आया, व्हाई वी गॉट पीक्स, दीस पीक्स कम फॉर द वेवलेंथ्स corresponding to the energy of photon in transitions, और चूंकि ट्रांजिशन होते हैं क्योंकि बाहरी इलेक्ट्रॉन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को उड़ाकर ले जाता है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को उड़ाकर ले जाता है, इसी कारण ले गया तो उसकी एनर्जी को उड़ा के ले गया, उड़ा के ले गया तो स्पेस क्रिएट हो गई, तो बाहरी इलेक्ट्रॉन को जंप करना चालू कर दिया। अरे हां हमारी मैथ्स ने हमको कहा कि जो अगर इन दोनों पीक में से ध्यान समझो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सी की होगी, ध्यान से समझो, तो जो के की सबसे ज्यादा एनर्जी होगी के की, जो इनफिनिटी से के में आएगा, पर हम सब के अल्फा के बीटा करते हैं, उसका लॉजिक समझ में आएगा। समझो कि के अल्फा के बीटा में किसकी फोटोन एनर्जी ज्यादा है, के बीटा, पर सोचो के तो लैम्डा के अल्फा तो आगे आएगा, ध्यान समझो, अगर मैं एल वाले कंसीडर करूं तो ये और ये क्या कहलाएंगे, देखो ध्यान से, ये कहलाएगा एल के बीटा, ये कहलाएगा एल के अल्फा। बोलो क्लियर है क्या, अरे बोलो क्लियर है क्या, हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, ध्यान समझो, क्योंकि अब तो एनर्जी कम हो जाएगी एल के लिए, तो या तो ओवरलैप नहीं करती थी बालक सीरीज में एलएमएस ने बताया था, और एनर्जी कम होती जाएगी तो वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। अब मन में प्रश्न ये आया, बताओ क्या पीक क्यों आई, समझ आया, क्यों कैरेक्टरिस्टिक है, क्या समझ आया, हाँ सर समझ आया। अब एक बात को समझो, अब एक बात को समझो, क्या समझे सर, ढंग से बताओ सर, अच्छे से बताओ सर, क्या समझे, देखो भाई फिर से बोलो फील आई, फिर से बोलो फील आई, बिल्कुल आई सर, जोरदार सर, मजेदार सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें, देखो भाई अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तुम्हें ये समझ में आएगा कि लैम्डा के अल्फा की ज्यादा है, एनर्जी ऑफ के अल्फा कम है, एक फोटॉन, तो उसकी पीक ज्यादा है। हमने ऑब्जर्व करा, सवाल क्या है, हमने ऑब्जर्व करा हमें किसकी लैम्डा ज्यादा आ गया, ये हमें समझ में आया, बिल्कुल सही बात है, ये मैं सीक्वेंस समझ में आया, ऐसा क्यों हो रहा है ये हमें समझ में आया, पर हमने ऑब्जर्व करा कि पीक ऑफ के अल्फा ट्रांजिशन इंटेंसिटी इज मच हायर देन द पीक ऑफ इंटेंसिटी ऑफ के बीटा। ऐसा क्यों, इसका आंसर दे रहा हूं, पहले सुधार लो, पहले सुधार लो, अरे शर्मा मत, जिसने की शर्म उसकी आय नंबर कम, बोलो, अरे सोच लो, हाँ सर बढ़िया लगा सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर, ध्यान समझो, है ना, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो दिमाग वाली बात थी सर, एकदम बढ़िया बात थी। अब एक प्रश्न लिखो कि हमने, सवाल को लिखो कैसे कि हमने देखा, प्रश्न लिखो, तो समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन क्यों बाहर जा रहे हैं, के अल्फा के बीटा, एल अल्फा एल बीटा, क्या बाहरी इलेक्ट्रॉन से एनवायरमेंट से ले जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, जब वो 1 से इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा तो स्पेस हो जाएगी, तो 2 और 3 वाले पूछ सकते हैं क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए, एल वाले से ले जाएगा तो एम और ऊपर वाले से पूछ सकते हैं, यस और नो, किसका एल ज्यादा होगा, किसका एल ज्यादा होगा, समझ में आता है। और यहां से के अल्फा के बीटा एल अल्फा एल बीटा जनरली दिखाई देते हैं, इन चारों में सबसे ज्यादा किसकी होगी, एल बीटा की, सॉरी एल अल्फा की, सबसे ज्यादा किसकी होगी, जिसकी सबसे कम होगी, सबसे कम किसकी होगी, एल अल्फा की, मैं चारों को कंपेयर करूं, चार जनरली दिखाई देते हैं, तो चार जनरली दिखाई देते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, और मैंने देखो तो बाकी भी देख सकते हैं, पर इनको देखो, इन चारों में से सबसे ज्यादा एनर्जी किस फोटॉन की होगी, सर लैम्डा के बीटा की, मतलब ई के बीटा की, उससे कम एनर्जी किसकी होगी, एनर्जी फोटॉन की, समझ में आ गई, उसके उल्टा लैम्डा की सीक्वेंस होगी, तो अगर ये पीस उनकी चारों के करस्पॉन्डिंग है तो कौन सी किसकी है, हमें समझ आ गई, सिर्फ चारों की जो दिख रही है इस पे भी बात करी जाएगी, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर, ठीक भाई, अब ध्यान से देखो ध्यान से देखो ध्यान से देखो, ठीक भाई मेरा प्रश्न लिखो, एक प्रश्न क्या लिखो कि कौन सा कौन सी ज्यादा कौन सी कम, समझ आ गया, अच्छा धीरे धीरे एक बार चार बार बोला मैंने, हां समझ आ गया, बोलो भैया ये मैं समझ आ गया, है ना, तो देखिए अपन फिर से ऐसे लिख सकते हो, कंफ्यूजन मतलब एनर्जी ऑफ के बीटा इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ के अल्फा इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ
ये एल बनी एल बीटा एल अल्फा लेमडा ऑफ एल बीटा लेमडा ऑफ एल अल्फा। तो एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू एल बीटा एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू एल अल्फा, इसलिए इसको उल्टा लिखा अपन ने लेमडा ऑफ एल अल्फा ग्रेटर देन लेमडा ऑफ एल बीटा। अपन चार ही मान रहे हैं को, तो लेमडा ऑफ के अल्फा लेमडा ऑफ के बीटा, इसलिए ये चारों पी से करस्पॉन्डिंग है, तो ये कहानी अपने को आ गई। अच्छा अब मन में क्या, इस सवाल का उत्तर सोच के लाओगे क्या, मैं अगर बताऊंगा क्या कि जब एनर्जी ऑफ के बीटा ज्यादा है तो उसकी इंटेंसिटी का पीक कम क्यों है के अल्फा ट्रांजिशन। सवाल क्या लिखो कि हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि इंटेंसिटी इज करस्पॉन्डिंग टू के बीटा ट्रांजिशन इज लेस देन इंटेंसिटी करस्पॉन्ड्स टू के अल्फा ट्रांजिशन, और ये काफी गैप होता है। सोचो क्यों, सोचो क्यों, अरे बोलो भाई सोचो क्यों, क्या मेरी बात यह है, सोचो क्यों, पक्का, अरे सोच लो। अगले टर्म पर किसी वजह से चालू करूंगा, यहीं उस कहानी को आगे ले जाऊंगा और ये खत्म कर दूंगा। ओहो अगले टर्म का न्यूक्लियस स्टडी और चालू हो जाएगी, जो हमने पहले डेल्टा एक्सिस है। जनरली मैं इसको जो खत्म कर रहा हूं उसको मॉडल 1 कहता हूं और अगली कहानी को मॉडल 2 कहता हूं। पहले तो यहां की कहानी में इसको दोबारा रिवाइज करके फिर अगले चालू करूंगा, जल्दबाजी नहीं करना चाहता हूं, जल्दबाजी नहीं करनी, मैंने मत करना, बोलो क्लियर है। चलो तो फिर अगले टर्म में मिलते हैं जो चलूंगी के साथ, और इस सवाल के साथ की बताओ इंटेंसिटी के अल्फा के करस्पॉन्डिंग क्यों ज्यादा मिलती है तो किसी फोटो की एनर्जी के बीटा से कम होती है। ये सवाल पक्की बात। अगले टर्म में मिलते हैं जो चलूंगी के साथ, तब तक करते रहिए, पर पढ़ते रहिए मास्टर की बात, सुनते रहिए। सी यू, सायनारा, टेक केयर, बाय बाय।